नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हम पुलिस को जितना जानते हैं, पुलिस का काम कहीं उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और गहराई वाला होता है। बाहर से हमें इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती। हालांकि फिल्मों से कई बार हमें इस तरह का इंप्रेशन मिलता है कि पुलिस वाले बहुत ख़तरनाक काम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पुलिस के ही ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की दास्तान सुनाने वाला हूँ जो सांसें रोक देने वाला है। इस कहानी को सुनकर आपको रियलाइजेशन होगा कि पुलिस का काम वाकई कितना चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें एक छोटी सी गलती न सिर्फ खुद पुलिस वाले की बल्कि उस आदमी की भी जान ले सकती है जिस आदमी को पुलिस बचाना चाहती है, रेस्क्यू करना चाहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 3 जून 2001 की बात है। जगह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और बेंगलुरु में अपर-पेट पुलिस स्टेशन है। ये वहाँ की बात है। शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास उस वक्त जो उस इलाके के डीसीपी थे, डीसीपी वेस्ट मिस्टर निसार अहमद, उन्होंने अपर-पेट पुलिस स्टेशन में अपने आसपास के इलाकों के तमाम पुलिस इंस्पेक्टर्स की एक मीटिंग बहुत आनंद फानंद में बुलाई। पुलिस इंस्पेक्टर्स मतलब जो सीनियर ऑफिसर होते हैं। सारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर पहुँचे जल्द से जल्द अपर-पेट पुलिस स्टेशन में। डीसीपी साहब जो पुलिस स्टेशन के एसएचओ होते हैं, उनकी कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने उनका एक नोन पर्सन, एक गेस्ट बैठा हुआ था और सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स जो वहाँ पर आए थे, 15-20 लोग, उन सारे लोगों को डीसीपी साहब ने चेंबर के अंदर बुला लिया। कहा दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सारे लोग खड़े हो गए। डीसीपी साहब ने अब ब्रीफ करना शुरू किया। डीसीपी साहब ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि ये मिस्टर गुलाब चंद पगारिया साहब हैं। ये फिल्मों के फाइनेंसर हैं और मशहूर फिल्म एक्टर कन्नड़ के आर राजकुमार उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। गुलाब चंद पगारिया नाम के जिस आदमी को इंट्रोड्यूस पुलिस वालों से कराया गया, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो काफ़ी परेशान थे। उनको पसीने आ रहे थे। चेहरे मोहरे से बिल्कुल लग रहा था कि मतलब कुछ बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ है। पगारिया साहब की उम्र उस वक्त यही कोई 45-50 साल के आसपास रही होगी। उनसे ये कहा गया, ये बताया गया पुलिस वालों को कि पगारिया साहब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इनके बेटे का अपहरण हो गया है। बेटे की उम्र 15 साल की है। अभी बेटे ने कुछ रोज़ पहले ही 10वीं की परीक्षा पास की है शहर के नामी बेल्डविन स्कूल से और अब बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिस आदमी का बेटा किडनैप हो जाए, उस आदमी की हालत या मानसिक स्थिति क्या होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। इसलिए जो पगारिया साहब हैं, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी और सारे पुलिस वाले ये ब्रीफिंग जो डीसीपी साहब दे रहे थे, उसे पुलिस वाले बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब पुलिस वालों को, इंस्पेक्टर्स को ये बताया जाता है कि पगारिया साहब के बेटे को हमें जल्द से जल्द किडनैपर्स के चंगुल से रेस्क्यू करना है, छुड़ाना है और इस केस को क्रैक करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है और जैसे भी हो हमें इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके गुनहगारों तक पहुंच के बच्चे की जान बचानी है। पगारिया साहब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सारे पुलिस वालों की तरफ एक एक करके देख रहे थे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। पुलिस वालों की ब्रीफिंग खत्म हुई और सारे पुलिस वाले वहाँ से डिस्पर्स हो गए। जो भी काम उनको दिया गया, किसी को कहा गया कि आपको फ़ोन सर्विलांस का काम देखना है, किसी को कहा गया कि आपको सादे लिबास में घर के बाहर तैनात हो जाना है, किसी से कहा गया कि पुराने जो किडनैपर्स हैं या इस तरह की हरकतों में जो पहले अपराधी शामिल रहे हैं, उनके बारे में पता लगाना है, बहुत ही सीक्रेट तरीके से, क्योंकि अगर ये बात पब्लिक में आ जाती, सामने आ जाती, तो बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। तो बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट इस मामले में था। तो पुलिस वाले सारे उस कमरे से निकले और अपने अपने काम में लग गए। इधर जब पुलिस की टीमों को पता चला तो पुलिस वालों ने सबसे पहले यही तय किया कि वो पहुंचेंगे गुलाब चंद पगारिया के घर में और वहां जाकर जो भी फ़ोन उनके घर में आते हैं, उन फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट करने, उनकी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी ज़रूरी डिवाइसेस हैं वो उनके घर में फिट करेंगे। ये पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत ये सारे लोग पहुँचे गुलाब चंद पगारिया के घर में। और गुलाब चंद पगारिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े और नामी फिल्म फाइनेंसर थे और बहुत एफ्लुएंट यानी बहुत पैसे वाले परिवार से आते थे, तो उनके पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। उनका घर क्या था, आलीशान बंगला था
जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, कुछ उसी तरह का। उस बंगले में पुलिस वाले पहुंचे और पुलिस वालों ने पहुंचकर अपना काम शुरू किया। सादे लिबास में पहुंचे थे अलबत्ता सारे पुलिस वाले, कोई ड्रेस में नहीं था। और जाकर उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके घर में फिट किए, जिससे उनके घर में आने वाले सारे कॉल की मॉनिटरिंग हो सके, कॉल कहाँ से आ रहा है ये पता चल सके, और जो भी कॉल पर बातचीत हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। तो पुलिस वालों ने तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये सारे डिवाइसेस उनके घर में फिट कर दिए। लेकिन अभी ये फिटिंग का जो काम चल रहा था, तब तक वहाँ मिस्टर पगारिया की जो मिसेज हैं, यानी बच्चे की माँ प्रेमलता, वो वहाँ पर घर में मिली। वो बहुत दुखी थी और जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों को देखा और वो समझ गई कि सादे लिबास में आकर ये मोबाइल और तमाम लैंड फ़ोन सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, कुछ डिवाइसेस फिट कर रहे हैं, वो देखकर प्रेमलता गुस्से से फट पड़ी। उन्होंने बहुत बुरी तरह से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया और कहा कि तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे की जान चली जाएगी। पुलिस वाले बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गए। एक तरफ तो डीसीपी का ऑर्डर कि इस मामले को सॉल्व करना है, जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करना है। दूसरी तरफ जिसके बच्चे को रिकवर करना चाहते हैं उस बच्चे की माँ जो है इस मामले में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है और पुलिस वालों को बिल्कुल डांट फटकार रही है या गालियाँ दे रही है। अब सवाल है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही थी? तो इसका बहुत कॉमन सा आंसर है कि जो किडनैपर्स हैं उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस वालों को बच्चे के किडनैपिंग के बारे में बताने की गलती की तो बच्चे को वो बहुत दर्दनाक तरीके से मारेंगे, और न सिर्फ मारेंगे बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप समझिए कि कितनी भयानक ये चेतावनी हो सकती है जो किसी भी माँ या बाप को सुनने को मिले। तो जो माँ है प्रेमलता, बच्चे की माँ, उसने ये चेतावनी खुद सुनी थी, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि इस मामले में कोई भी पुलिस वाला इन्वॉल्व हो। लेकिन वो क्या करती, उन्होंने अपने पति को गुलाबचंद पगारिया साहब को इस घटना के बारे में बताया, और जब गुलाबचंद साहब को बताया तो उनको ये लगा कि हम अपने तरफ से उन किडनैपर्स से डील करने की कोशिश करें, उससे बढ़िया है कि हम पुलिस वालों की शरण में जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसे भी दें और हमारा बच्चा भी हाथ से चला जाए। वो भी इस डायलेमा में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस को कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करने के बाद आपको पता है कि अपर पुलिस स्टेशन में डीसीपी निसार अहमद ने मीटिंग करके सबकी जिम्मेदारी बांट दी थी। यहाँ तक तो कहानी आगे बढ़ गई। अब इसके बाद हुआ ये कि घर में जब सारी ये डिवाइसेस वगैरह लगाने का काम खत्म हो गया और पुलिस वाले सादे लिबास में, कुछ लोग घर में बैठ गए, कुछ घर के बाहर तैनात हो गए, कुछ गली के मोड़ पर खड़े हो गए, पान के दुकान पर कोई सिगरेट पीने लगा। तो इस तरह से पुलिस वाले जब अलग अलग जगहों पर फैल गए और थोड़ा सा मामला सेटल हुआ तो एक फ़ोन कॉल फिर से उनके घर के लैंड फ़ोन पर आया। इस बार जो फ़ोन कॉल आया, उस फ़ोन कॉल करने वाले आदमी ने प्रेमलता को ये बताया कि आखिरकार तुमने होशियारी दिखा ही दी और तुमने पुलिस वालों को ये बता ही दिया कि तुम्हारा बच्चा किडनैप हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा, मतलब तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा तुम्हारे लिए 10 लाख रुपया जो हम मांग रहे हैं वो जो है ज़्यादा कीमती है, और अगर ऐसा ही है तो और कुछ देर इंतज़ार करो, हम तुम्हारे बच्चे का दायां हाथ काट कर तुम्हें भेजेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। ये सुनते ही प्रेमलता फूट फूट कर रोने लग गई और उसने किडनैपर्स के सामने फ़ोन पर ही जो है वो हाथ पैर जोड़ने की शुरुआत की और कहा कि उसके बच्चे को बख्श दिया जाए, पुलिस वालों को उसने नहीं बताया है, इनको कहीं और से जानकारी मिल गई, ये खुद चले आए हैं। तमाम तरह की बातें प्रेमलता ने बताई और ये बताने की कोशिश की कि पुलिस वाले जो है अब इस मामले को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनकी डिमांड है वो डिमांड ये पूरी करेंगे और ज़रूर करेंगे। प्रेमलता ने तो ये वचन दे दिया। पुलिस वाले जो ऑलरेडी कॉल ट्रैक करने में लगे हुए थे, उनको ये खबर मिली, जानकारी मिली कि ये फ़ोन जो है वो कर्नाटक के ही मांड्या ज़िले से ओरिजिनेट हुआ था। यानी किडनैपिंग भले बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन इसके तार मांड्या ज़िले से भी जुड़े हुए थे और मांड्या के किसी पर्टिकुलर लोकेशन से वो फ़ोन कॉल किया गया था। अब पुलिस की एक टीम मांड्या में भी एक्टिव हो गई उस कॉलर को ट्रेस करने की कोशिश में, और इधर पुलिस वाले जो है वो बहुत ध्यान से कान लगाए हुए, नज़र गड़ाए हुए ये देखने समझने की कोशिश कर रहे थे कि किडनैपर्स अगला इंस्ट्रक्शन प्रेमलता को क्या देते हैं। तो जो कॉल आया था उसी कॉल में प्रेमलता को किडनैपर्स ने धमकाने के बाद एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक निर्देश दिया, और उस इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया कि वो बेंगलुरु के ही राजाजी नगर में जो इस्कॉन टेम्पल है, उस इस्कॉन टेम्पल के बाहर 10 लाख रुपए कैश लेकर आ जाए और कैश उनके बताए हुए आदमी को दे दे। कैश देते ही कुछ ही देर में उनका बेटा आज़ाद हो जाएगा और अपने घर लौट आएगा। अब
प्रेमलता की हालत और गुलाबचंद पगारिया की हालत ऐसी थी मरता क्या ना करता वाली। वो किडनैपर्स की हर बात मानने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा जो है वो किडनैपर्स के चंगुल में था। तो प्रेमलता ने आनन फानन में 10 लाख रुपए तैयार किए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो फिल्म फाइनेंसर हैं तो पैसों की कमी नहीं है। 10 लाख रुपए उन्होंने एक सूटकेस में रखे, सूटकेस हाथ में पकड़ा और रोती बिलखती हुई वो घर से बाहर निकलने लगी। ये सब कुछ जब घर के अंदर चल रहा था, चूंकि घर के अंदर कुछ पुलिस वाले सादे लिबास में थे, कुछ बाहर खड़े थे, तो सारे पुलिस वाले एक म्यूट स्पेक्टेटर के तौर पर, यानी एक खामोश तमाशबीन के तौर पर ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देख रहे थे। इन्हीं में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कभी घर के अंदर जाता कभी बाहर आता, वो पुलिस इंस्पेक्टर इत्तेफाक से उस वक्त बाहर आकर खड़ा हुआ और घर में ये जो कुछ हुआ उस पुलिस इंस्पेक्टर ने वो सारी बातें सुनी। इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है एसके उमेश। तो एसके उमेश ने ये सारी बातें सुनी, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि गली के मोड़ पर दूर में एक ऑटो रिक्शा यूं ही खड़ा है। पुलिस वाला ये जो मिस्टर उमेश हैं ये उस ऑटो रिक्शे तक गए, ऑटो रिक्शा ड्राइवर से छोटी सी बातचीत की, उसे ऑटो रिक्शा से नीचे उतारा। उसकी जो वर्दी थी खाकी रंग की, ऑटो रिक्शा वाले बेंगलुरु में खाकी वर्दी पहनते हैं, उसकी वो खाकी वर्दी जो है ली और खुद पहन ली। और पहनने के बाद उससे कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ, अपना परिचय दिया, नंबर दिया, डिटेल दे दी और कहा कि अब मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में मिलूंगा, तुम जाओ आराम करो, मैं तुमको खुद कांटेक्ट करूंगा, घबराना नहीं है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर उस सीवियरिटी को, उस गंभीरता को समझ गया और उसने फ़ौरन इस पुलिस वाले को, पुलिस इंस्पेक्टर एसके उमेश को अपना ऑटो रिक्शा दे दिया और वहाँ से निकल गया, चला गया। एसके उमेश अब ऑटो रिक्शा लेकर तैयार, स्टार्ट करके उन्होंने, अब वो इंतज़ार करने लगे कि कब प्रेमलता बाहर निकले और ये जो है ऑटो रिक्शा लेकर घर के सामने पहुंच जाए। इत्तेफाक से टाइम का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो टाइम का एक दूसरे से मिलने वाली बात है, वो बिल्कुल परफेक्टली मैच हुआ। प्रेमलता कैश लेकर, 10 लाख रुपए कैश लेकर, सूटकेस लेकर रोती हुई घर से बाहर निकली और जैसे ही उन्होंने अपने बंगले के गेट से बाहर कदम रखा, एसके उमेश ऑटो रिक्शा लेकर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनकर प्रेमलता के सामने आकर खड़े हो गए। तुरंत प्रेमलता ऑटो रिक्शा में बैठ गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि कोई ऑटो रिक्शा वाला इत्तेफाक से वहाँ से गुजर रहा हो और प्रेमलता ने उसे बुला लिया हो। तो प्रेमलता उस ऑटो रिक्शा में बैठ गई। उन्हें ये बिल्कुल दूर दूर तक भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई गुमान नहीं था कि वो जिस ऑटो रिक्शा में बैठ रही हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है असल में एक पुलिस वाला है, क्योंकि खाकी रंग का ड्रेस उसने शर्ट के ऊपर पहन ली थी, सिविल लिबास में वो थे, तो देखकर कोई भी उसको ऑटो रिक्शा ड्राइवर समझता। तो इंस्पेक्टर उमेश को उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर समझा और कहा कि फ़ौरन मुझे इस्कॉन टेम्पल राजाजी नगर ले चलो। इंस्पेक्टर साहब ने ऑटो रिक्शा चलाने की शुरुआत की। कई एक जगह पर उनकी ऑटो रिक्शा भिड़ते भिड़ते बच गई और कई जगह ऐसी भी हालत हुई कि ऑटो रिक्शा का हैंडल काफ़ी कांपने लगा, लहराने लगा। अगर आप में से किसी ने कभी 3 व्हीलर चलाने की कोशिश की हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या रिक्शा हो, आपने देखा होगा कि इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो एक तरफ जो है भागती हुई महसूस होती है चलाते वक्त, तो चलाना थोड़ा टफ होता है। तो ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये भी पहली बार ऑटो रिक्शा चला रहे थे, तो उनसे वो गाड़ी ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जो मिसेस प्रेमलता थी उन्होंने 1-2 बार इस पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को, जिनको वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर समझ रही थी, बहुत बुरी तरह डांटा और कहा कि क्या दारू पीकर तुम ऑटो रिक्शा चला रहे हो, तुम्हें चलाना भी नहीं आता, अभी तुम टक्कर मार देते। लेकिन ये नहीं मैडम, गलती हो गई मैडम, ऐसा करते हुए ये एसके उमेश जो है वो लगातार चलते रहे और प्रेमलता रुपए से भरा बैग लेकर ऑटो रिक्शा में बैठी रही। इसके बाद जैसे ही इस्कॉन टेम्पल के पास प्रेमलता को लेकर इंस्पेक्टर उमेश पहुंचे, प्रेमलता ने इंस्पेक्टर उमेश से कहा कि तुम गाड़ी रोको और यहीं पर खड़े रहो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी या कहीं और यहाँ से जाना होगा तो मैं चलूंगी, बोलकर वो सूटकेस लेकर गाड़ी से, ऑटो रिक्शा से बाहर उतर गई। अब जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तो ऑलरेडी पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो उनकी नज़र जो है अब आसपास की गतिविधियों पर टिकी हुई थी। वो ये देखना समझना चाह रहे थे कि प्रेमलता ये रुपयों से भरा बैग किस आदमी को देती है और वो आदमी कौन है, किधर से आता है, कहाँ जाता है, क्योंकि उसी आदमी को पकड़ने से इस बच्चे की किडनैपिंग का केस सॉल्व हो सकता था। तो अब ये जो एसके उमेश है, इंस्पेक्टर कम ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये जो है एक जगह ऑटो रिक्शा खड़ी करके वो बहुत क्यूरियस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे
एक बार के लिए वो ऑटो रिक्शा से बाहर भी आकर खड़े हो गए और इधर उधर झांकने लगे, तिरछी निगाहों से देखने लगे कि प्रेमलता किधर जा रही है और प्रेमलता से कौन से लोग मिल रहे हैं। तब तक उन्होंने ये नोटिस किया कि उसी जगह पर जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा जो है काफ़ी देर से बार बार थोड़ा सा आगे जाता, फिर थोड़ा पीछे आ जाता, फिर वो ऑटो रिक्शा थोड़ी दूर आगे बढ़ता, फिर पीछे आ जाता। तो उसकी गतिविधि जो है उस ऑटो रिक्शा की थोड़ी वो संदिग्ध थी, क्योंकि जिसको किसी पैसेंजर को पिक करना हो वो पैसेंजर पिक करे, वहाँ से आगे निकल जाए। कोई ऑटो रिक्शा बार बार आगे जाए पीछे जाए, इस तरह की हरकत कोई आम तौर पर नहीं करता है। तो शहर में जो लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो उतने विजिलेंट नहीं होते। लेकिन एक पुलिस वाला जो इसी तरह की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए है उसको वो बात तुरंत समझ में आती है। तो इंस्पेक्टर उमेश को ये बात तुरंत समझ में आई कि ये जो सामने ऑटो रिक्शा वाला है, ये ऑटो रिक्शा पे बैठे हुए जो भी लोग हैं, इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, क्योंकि ये थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, फिर ऑटो रिक्शा उनका पीछे आ जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आ जाता है। तो इन पर मुझे नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ थोड़ी देर से चल रहा था और उधर प्रेमलता जो है वो हाथ में कैश लेकर खड़ी थी। तब तक इस ऑटो रिक्शा से 3 लोग एक एक करके बाहर उतरे और 3 लोगों ने बाहर आकर इंस्पेक्टर उमेश, जिनके ऑटो रिक्शा से वो प्रेमलता बाहर उतरी थी, इस इंस्पेक्टर उमेश को इशारे से ये कहा कि ये ऑटो वाले, लेडी मैडम को बोलो कि हम ही वो लोग हैं जिनसे वो मिलने आई है। असल में उमेश को उस ऑटो रिक्शा में बैठे हुए जो किडनैपर्स थे वो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर समझ बैठे थे और इसीलिए उमेश को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि वो अपने मैडम को, जिनको वो लेकर आए हैं, उनको बताए कि हम यहाँ पर बैठे हैं और हम ही से वो मिलने आई है। तो इंस्पेक्टर उमेश को जैसे ही ये बात समझ में आ गई, उसको कन्फर्म हो गया कि यही वो लोग हैं जो प्रेमलता से कैश लेने के लिए आए हैं, मतलब यही किडनैपर हैं। इसके बाद उमेश जो है वो अपने असली रंग में आ गए। उन्होंने अपने कमर से अपनी रिवॉल्वर निकाली और निकालने के बाद दौड़ते हुए उस ऑटो रिक्शा तक गए जो मुश्किल से समझ लीजिए 15-20 मीटर के फासले पर खड़ी होगी। गए और जाने के बाद सीधे गन तान दिया और कहा कि फ़ौरन जो है बाहर आ जाओ और अपने आप को कानून के हवाले करो, वरना तुम लोग जान से जाओगे। अच्छा, यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि इस्कॉन टेम्पल के पास प्रेमलता को बुलाया जा रहा है, तब पुलिस ने अपने इंटरनल सिस्टम के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए अपने लोगों को ये बता दिया था कि इस्कॉन टेम्पल के सामने कुछ अनहोनी हो सकती है, तो आप लोग वहाँ फ़ौरन पहुँचिए। तो इस्कॉन टेम्पल के सामने भी बहुत सारे पुलिस वाले सादे लिबास में तैनात थे, अलग अलग वेशभूषा में। कोई ऑटो वाला बनकर ही खड़ा था, कोई वहाँ फल सब्जी वाले के साथ खड़ा था, कुछ खरीदार बने हुए थे। तो वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वाले काफ़ी थे और यहाँ उमेश जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनकर तो खैर वहाँ मौजूद हो ही गए थे। अब उमेश ने गन तान कर इन किडनैपर से ये कहा कि वो फ़ौरन अपने आप को कानून के हवाले कर दे, लेकिन किडनैपर तो किडनैपर ठहरे, क्रिमिनल हैं, वो इतनी आसानी से कहाँ मानते हैं। तो उन्होंने उल्टा इस इंस्पेक्टर को गालियाँ देते हुए वो वहाँ से दौड़कर भागने लगे। और यही वो मोमेंट था, यही वो घड़ी थी जब इंस्पेक्टर SK उमेश ने अपनी निशानेबाजी का कमाल दिखाया और गोली चला दी। उनके रिवॉल्वर से चली एक गोली एक किडनैपर की टांग में लगी और वो लड़खड़ा करके मुंह के बल वहाँ गिर पड़ा। उसके गिरते ही और गोली चलते ही प्रेमलता को भी एहसास हो गया कि यहाँ कोई भारी बवाल हो गया है, पुलिस ने गोली चला दी है। वहाँ भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और जो बाकी पुलिस वाले वहाँ थे उनको भी समझ में आ गया कि शूट आउट हो रहा है, मतलब पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है। अब उन्होंने जो बाकी के किडनैपर्स थे उनको भी उन्होंने दबोचने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस तरह वहाँ से शूटआउट के बाद एक किडनैपर को जख्मी किया गया और उसके बाद उसके 2 सहयोगियों को वहीं पर बाकी पुलिस वालों ने दबोच लिया, पकड़ लिया। प्रेमलता को कोई कैश नहीं देना पड़ा। वो हैरान परेशान हाथ में कैश का बैग लिए हुए वहीं खड़ी हुई रोती रही, ये सब कुछ देखती रही और पुलिस वालों ने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके 3 लोगों को पकड़ लिया। अब सवाल ये था कि बच्चा कहाँ है और वो किस हाल में है। तो तुरंत, चूंकि एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इंटरोगेशन में भी टाइम ज़ाया नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने तुरंत जो है बहुत सख्ती से इन किडनैपर से पूछताछ की। आप सख्ती का मतलब समझते हैं, कायदे से पूछा और पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि जहाँ पर वो इस वक्त खड़े हैं वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक सर्विस लेन में एक वैन खड़ी है। उस वैन में उसके कुछ और साथी सहयोगी भी हैं और उसी वैन में वो बच्चा भी है, यानी परशनाथ पगारिया नाम का वो 15 साल का बच्चा भी उसी वैन में है।
जब पुलिस वालों को ये जानकारी मिली तो पुलिस वालों ने बिजली की फुर्ती से 1 किलोमीटर का वो फासला तय किया और वहाँ पर उस वैन को इंटरसेप्ट कर लिया। वैन को इंटरसेप्ट करके उसमें जो और सहयोगी किडनैपर्स बैठे हुए थे उनको भी दबोचा और बच्चे को सकुशल चंद मिनटों के अंदर वहाँ से रिकवर कर लिया गया। इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किडनैपिंग का केस, जिसमें एक छोटी सी गलती भी एक बच्चे की ज़िंदगी छीन सकती थी, उस किडनैपिंग के केस को बेंगलुरु पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली क्रैक किया। और सबसे खास बात ये रही कि ये एक ऐसा केस था जिसमें खुद पुलिस वालों की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता था और दूसरे सिविलियंस भी मारे जा सकते थे, क्योंकि शूट आउट वगैरह भी हो रहा था। तो लेकिन एक इतने बड़े ऑपरेशन को पुलिस वालों ने अपनी समझदारी से बहुत सीमलेस तरीके से, अच्छी तरीके से इस मामले को पुलिस वालों ने कैरी किया। और उस इंस्पेक्टर की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई एसके उमेश की, जिन्होंने ऐन मौके पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनकर इस मामले को सुलझाने में सबसे की रोल प्ले किया। बाद में एसके उमेश को सम्मानित किया गया। गुलाब चंद पगारिया जो बच्चे के पिता थे, उन्होंने अपनी तरफ से उनको जो भी इनाम का ऐलान करना था वो किया। आर राजकुमार जो कन्नड़ लैंग्वेज के बहुत अच्छे फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने भी पर्सनली मुलाकात की इन पुलिस ऑफिसर्स से और ख़ासकर एसके उमेश से, और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनकी बहुत तारीफ़ की। और इस तरह कर्नाटक पुलिस का, बेंगलुरु पुलिस का उस समय बहुत जय जयकार हुआ। तो ये थी कहानी एक बच्चे के किडनैपर की, जिसको बहुत अच्छी तरीके से बेंगलुरु पुलिस ने अंजाम दिया। प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक महिला जो उत्तर प्रदेश के जालौन की रहने वाली थी, उस महिला की लाश भीमताल नैनीताल के पास मिली और उसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लव और मर्डर की स्टोरी सामने आई। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। गियर शिफ्टर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि 2 बच्चों की मदर भी इस तरह का फैसला कर सकती है। अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि आप किसी बात का बुरा ना माने, उन्होंने मुझे लिखा है और ये भी कहा है कि आप बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं, गलती तो किसी से भी हो जाती है। बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ, मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया और बल्कि किसी को भी क्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे तो कई बार ये लगता है कि ऊपर वाले के निज़ाम में भी कई बार हम लोगों को कमियां नज़र आती हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम लोगों से तो गलती हो ही सकती है। प्रदीप भांबू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने भी कमेंट किया है। भारत गज्जर साहब का कमेंट है और इन्होंने ये कहा है कि वो शम्स खान साहब को सुनते हैं और वो मेरी स्टोरीज़ भी सुनते हैं। उन्होंने बड़ी तारीफ़ करते हुए ये कहा है कि मेरे लहजे से उनको ये पता चलता है कि मैं एक ईमानदार और नेक दिल आदमी हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कमेंट्स जो हैं हमेशा आपका दिन बनाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। उत्कर्ष हॉलीवुड ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा कि योर एक्सप्लेनेशन इज़ सो नाइस सर, और भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें उन्होंने लिखी हैं। थैंक यू वेरी मच। नेरुल लस्कर का कमेंट है और उन्होंने भी पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। इसके अलावा अभिनंदन कुमार, इन्होंने ये कहा है, इसी को कहते हैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, और वो भी बहुत धीरे धीरे। बिल्कुल, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी उसमें एक महिला की हत्या हुई थी, लेकिन उस हत्या के पीछे जो वजह थी वो बहुत शॉकिंग थी। कहीं ना कहीं वो महिला जो है इस हत्या के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि हमारे भारतीय परंपराओं में और रिवाज में किसी गुजरे हुए आदमी के लिए कोई नेगेटिव बात या कमेंट नहीं किया जाता है, और मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उस मामले में शायद उन महिला ने अपनी सुरक्षा का उतना ख्याल नहीं रखा। श्रीश ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट करते हुए कमेंट किया है। नमिता मिश्रा का कमेंट है। दीपमाला जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। आशीष झा जी हैं, हेमराज यादव साहब हैं, इन्होंने हेलो सर गुड इवनिंग कहा है और इन्होंने कहा है कि आज आपने पहली बार मेरा नाम लिया, बहुत अच्छा लगा। देखिए आज दूसरी बार भी हो गया नाम। मोहम्मद दिलशाद खान ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। टाइम पास रील के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। और उपासना कुमार, ये एक मेरे ख्याल से एयर होस्टेस हैं, इन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि होप टू सी यू ऑन माई फ्लाइट्स। चलिए ठीक है, कभी अगर एयर ट्रैवल करना हुआ और इत्तेफाक से आप मतलब फ़्लाइट में मिली तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे लिए वो एक जिसे कहते हैं प्राउड मोमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। दिलवर राजा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। ये कराची से देखते हैं और उन्होंने ये कहा है कि नाइस उर्दू एक्सेंट, रियली अप्रिशिएटेड योर होमवर्क एंड रिसर्च। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। साई रत्ना साहब ने भी कमेंट किया है। अनीश कुमार साहब का कमेंट है और अक्षय हैं और उन्होंने स्टोरी टेलिंग को अप्रतिम बताया है, सुप्रतिम से जोड़ते हुए। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह एक हमारे और दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम तो पता नहीं जो लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आरोही है, ओके, आरोही दुबे, इन्होंने वेरी गुड सर लिखा है। थैंक यू वेरी मच। आरोही से पहले उन्होंने 1 लिख दिया है ना, तो इसीलिए समझ पाना शुरू में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और पॉजिटिव बातें लिखने के लिए।
अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो घटनाक्रम मैंने आप लोगों को सुनाई है उस पर आप लोगों का नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। जय हिंद, जय भारत।